जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लीनियर कोरिलेशन के अंदर थियरी का मेजर हिस्सा देखा हुआ है, जिसके अंदर स्कैटर डायग्राम मेथड थी। ठीक है, उसके अलावा आगे हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन भी देख चुके हैं। और आज जो हमें देखना है उसके अंदर हम ये ऑब्जर्व करने वाले हैं कि अगर आपको स्कैटर डायग्राम मेथड वाले पार्शियल पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मीनिंग पूछे ऑब्जेक्टिव के अंदर 1 मार्क्स में, तो उसे हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम तो हमने ग्राफिकल मेथड जो थी हमारी स्कैटर डायग्राम, उसके लिए तो हमने लिखा था कि अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशंस है तो पॉइंट्स जो है दे आर ऑलवेज ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा हमने बताया था। मगर अगर डिफाइन करने का पूछे तो कैसे लिखना चाहिए, तो उसके लिए हम एक छोटा सा हिस्सा देखने वाले हैं। सबसे पहले तो 2 वर्ड्स है, ये चार्ट आप रफ में कहीं पे बना लेना, लिख देना। परफेक्ट है तो 2 पार्ट हम उसे डिफाइन कर रहे हैं, 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला, अगर स्कैटर डायग्राम में अगर आपको मीनिंग लिखना है तो आप परफेक्ट का इंटरप्रिटेशन क्या करोगे, और दूसरा नॉर्मल अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए मीनिंग तो उसका आप इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे। परफेक्ट लिखा जाए तो स्कैटर डायग्राम में हमने कहा था ऑन अ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे रहते हैं। ठीक है, एंड अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव के लिए भी अगेन ऐसे ही 2 हिस्से हम कर रहे हैं यहाँ पे। खास ऑब्जेक्टिव के लिए आज का ये सेक्शन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेते हैं ये लोग। तो पॉजिटिव है तो स्कैटर डायग्राम, यहाँ पे मैं स्कैटर लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे स्कैटर डायग्राम में कैसे लिखना चाहिए। पॉइंट्स आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो ऑर्डर जो है वो हम मेंशन करते हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अब जो दूसरा हिस्सा है वो हम पर्टिकुलरली एग्जाम्पल के साथ में ही ऑब्जर्व करने वाले हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि एक्सप्लेन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो आप कैसे उसे आंसर में लिखते हो ऑब्जेक्टिव के लिए विदाउट यूजिंग डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में तो हम कहते हैं कि इन दिस डायग्राम पॉइंट्स आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मगर पर्टिकुलरली डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है विदाउट यूजिंग डायग्राम, तो कैसे लिखना चाहिए। तो उसमें हमें हमारी आगे वाली डेफिनेशन जो है पॉजिटिव कोरिलेशन, जो हमने टाइप्स में कहा था, वो हेल्प करेगा। पॉजिटिव कोरिलेशन का मीनिंग क्या था कि इफ द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, यानी पॉजिटिव के लिए अगर मीनिंग की बात करूं मैं, तो नॉर्मल मीनिंग ऑब्जेक्टिव के लिए थियरी में पूछा जाए विदाउट यूजिंग स्कैटर डायग्राम, तो पॉजिटिव का मीनिंग होता है सेम डायरेक्शन। और परफेक्ट के लिए थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, तो वो हम ऐड करने वाले हैं। तो एक्सप्लेन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एक मीनिंग के ऊपर से बाकी के मीनिंग याद रह जाएंगे आपको। खास इंपॉर्टेंट रहता है, 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव में कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो उसका आंसर जो है खाली मैं एक ही लिखवाऊंगा, इसके अलावा बाकी का पार्ट आपको खुद ही बनाना है, खुद ही लिखना है घर पे। वो होमवर्क के अंदर हम जरूर ऐड करेंगे कि बाकी के जो 3 हिस्से रहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, वो हिस्से आपको खुद लिखने होंगे इसके ऊपर से ही। अब डेफिनेशन वही यूज करनी है, हमारी कोरिलेशन वाला पार्ट था। इफ द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स, इन द वैल्यूज ऑफ 2 variables are in the same direction, यहां तक का पार्ट लिखते हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन का ही मीनिंग है, नया आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मगर अगर परफेक्ट कहना है तो परफेक्ट के लिए याद रखना है प्रपोर्शन होता है प्रमाण, सरखा प्रमाण में फेरफार थता हो। तो यहाँ पे हम वर्ड याद रखने वाले हैं सेम प्रपोर्शन। तो ये जो है वो ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछे विदाउट यूजिंग स्कैटर डायग्राम, तो हमें ये पार्ट हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम प्रपोर्शन, यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स हमने जो ऐड किए वो है विथ सेम प्रपोर्शन। ठीक है, अगर सेम प्रपोर्शन हो तो देन 2 वेरिएबल्स हैव पॉजिटिव कोरिलेशन। के 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है,
तो सिंपल सा पार्ट है, अगर पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में हमें पता ही है सेम डायरेक्शन की जगह पे क्या करने का, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर परफेक्ट की जगह पार्शियल है तो नॉट सेम प्रोपोर्शन अच्छा नहीं लगता, वहां पे आप लिख सकते हो डिफरेंट प्रोपोर्शन। यानी अगर मुझे परफेक्ट नेगेटिव लिखना है तो उसमें मैं लिखूंगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विथ सेम प्रोपोर्शन। अगर मुझे लिखना है पार्शियल पॉजिटिव तो पार्शियल है यानी परफेक्ट वाला प्रोपोर्शन यूज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन द सेम डायरेक्शन विथ डिफरेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन अलग अलग हो तो वो हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव। अगर पार्शियल नेगेटिव लिखना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन विथ डिफरेंट प्रोपोर्शन। तो ये जो है वो हिस्सा खास एक आध मार्क के अंदर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए हमने ले लिया है। लास्ट टाइम पे तो क्या स्कैटर डायग्राम मेथड का पार्ट थियरी का था, हैवी था, तो उस वक्त हमने ज़्यादा हिस्से में ये पार्ट इंक्लूड नहीं किया था और वैसे भी सब मिक्सअप हो जाता, इसलिए हमने पहले पूरा ये स्कैटर डायग्राम वाला हिस्सा रेडी किया। और आज जो है ये ऑब्जेक्टिव में अगर अकेला पूछा जाए थियरी के अंदर एक्सप्लेन परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, ये दोनों हैं वो थियरी के लिए हमें हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो अब हम जाने वाले हैं हमारी मेथड्स के अंदर, दूसरी मेथड में जाने वाले हम, जो कि है हमारी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, जिसके बेसिक एग्जांपल हम पहले आज करने वाले हैं। दूसरे जो एग्जांपल्स आते हैं आपको पता ही होगा, विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन, दो टाइप के एग्जांपल्स थे। 12th में थोड़ी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की फॉर्मूला जो है वो अलग तरह से लिखते थे, यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग तरह से लिखने वाले हैं। सेकेंड मेथड है हमारी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। अब आपको पता ही है ये स्पीयरमैन, हमने लास्ट टाइम बोला भी था जब इंट्रोडक्शन दिया था तीनों मेथड का, तब हमने कहा था इनका जो नाम है उनके नाम के ऊपर से प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। जब भी आप कोई भी मेथड लिखते हो तो खास उसका इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है। थियरी में बहुत कम एक आध बार ये पूछा भी जा चुका है, करना कुछ नहीं है। क्यों इसे कहा जाता है रैंक कोरिलेशन मेथड, और इसकी जो फॉर्मूलाज है उसका लिस्ट है, दो फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, दोनों का लिस्ट अगर आप पूरा रेडी करते हो तो थियरी ये हो जाती है ऑलमोस्ट 5-6 मार्क्स की। ठीक है, और इसके साथ मीनिंग पूछ ले यानी 7 मार्क्स का क्वेश्चन थियरी का हो जाता है। प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन हैज गिवन दिस मेथड। पूरा नाम अगर आपको याद नहीं रहता है एग्जाम के अंदर चार्ल्स एडवर्ड पूरा, तो खाली आप लिख सकते हो प्रोफेसर स्पीयरमैन, वो भी चलेगा। ठीक है, इन दिस मेथड अब होता क्या है, वैसे हमें पता ही है આ રીતમાં આપણે શું કરીએ છીએ તો અવલોકનોની જગ્યાએ ક્રમાંકો આપવામાં આવે છે અને એટલા માટે જેને કહેવાય છે ક્રમાંક સહસંબંધાંક ડી રીત। इस मेथड के अंदर हम जो भी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस है वो ऑब्जर्वेशंस कभी कभी बहुत बड़े होते हैं, इसलिए स्पीयरमैन जी ने सोचा कि उनकी जगह पे रैंक्स दे दो। रैंक्स देने की भी दो सिस्टम है, एसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। चढ़ता क्रम में તમે क्रम આપી શકો, उतरता क्रम में भी આપી શકો। जनरली हम रैंकिंग में सिस्टम में मैक्सिमम से लेके मिनिमम जाते हैं, महत्तम थी लघुत्तम तरफ આપણે क्रम આપીએ છીએ। तो पूछ सकते हैं एक मार्क में ये भी कि व्हेन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड इज यूज्ड। सो इन दिस मेथड ये जो पार्ट है अब जो वो इंपॉर्टेंट रहता है, रैंक्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशंस है उनकी वैल्यूज की जगह पे हम यूज करते हैं रैंक्स। तो रैंक्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सो इट इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन मेथड। सो इसे रैंक कोरिलेशन मेथड क्यों कहा जाता है, तो उसका ये रीजन मिला कि आपको पूछे एग्जाम में कि वाई स्पीयरमैन्स मेथड इज नोन एज रैंक कोरिलेशन मेथड, तो आप ये लिख सकते हो कि इन दिस मेथड रैंक्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस या इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सो इट इज नोन एज रैंक कोरिलेशन मेथड। ठीक है, तो स्पीयरमैन जी ने मेथड दी थी, इसके हम दो हिस्से करने वाले हैं। पहला हिस्सा मैं कहूँगा एक, हम जो है पार्टीशन वाइज काम करेंगे। ये जो थियरी पार्ट है यानी फॉर्मूला लिखेंगे पहली, उसके एग्जांपल्स अभी करेंगे। बुक के अंदर ये रेफरेंस बुक है हमारे पास है सुधीर प्रकाशन की, जो टेक्स्ट बुक नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो इस वजह से हम क्या करने वाले हैं कि छोटे छोटे जो सम्स है वो साथ में लेंगे मेथड वाइज,
और उस हिसाब से पूरा काम हम करने वाले हैं। इसके अंदर पहली मेथड है, इफ देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस then we use the following formula। यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट ना होता हो तो हम ये नीचे की फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इसे कहा जाता है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। खास ध्यान रखना है, जब भी एग्जाम के अंदर क्लियरली मेंशन किया जाए कि फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट या फाइंड स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तब हम ये मेथड यूज करते हैं। अदरवाइज कहीं पे कुछ भी मेंशन ना किया हो, खाली टेबल दिया जाए क्वेश्चन का और कहे कि फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो हमारी जो लास्ट तीसरी मेथड है कार्ल पियर्सन्स मेथड, जिसे बेस्ट मेथड भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल जनरली होता है। यानी ये मेथड से सम करने के लिए आपको क्लियरली वो मेंशन करेंगे कि यूज रैंक कोरिलेशन मेथड या यूज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, तो ये हमें इसका इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला बहुत ही प्यारी सी है, हम सभी को पता ही है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो है बेसिक फॉर्मूला है, जिसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट ना हो तो तब हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होता है, जिसके अंदर वेर खास ये माइनस के बाद ध्यान रखना है, ये रेशियो है, उसमें उसे 1 में से हम माइनस करते हैं। ये पूरा लाइन खींचना नहीं है, कभी कभी जल्दी में कुछ स्टूडेंट्स फटाफट लिख देते हैं, वैसे 12th में आप पढ़ चुके हो, ऐसे अगर कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो रेंज के बाहर चला जाएगा। इस तरह से नहीं लिखना है, 1 आगे अलग से रहना चाहिए, उसमें से बाकी का रेशियो जो है वो हम कैलकुलेट करके माइनस करते हैं। अब इसके अंदर जो है आर तो पता चल गया, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। डी के बारे में कहने वाले हैं, डी इज नथिंग बट इट इज डिफरेंस इन रैंक्स। करेंगे क्या हम, हमें दो ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं, x दिया जाता है, y वेरिएबल दिया जाता है, दोनों के हम रैंक्स लेंगे, उनके रैंक्स का डिफरेंस निकालेंगे, यानी rx माइनस ry। यहाँ पे rx क्या है, rx यानी होता है रैंक इन x एंड ry जो है वो होता है रैंक इन y। वैसे ये हम सम के अंदर करने ही वाले हैं, तब हम मेंशन करेंगे। तो x का रैंक और y का रैंक, ऑर्डर में रैंक में भी डिफरेंस आप कैसे भी ले सकते हो, rx माइनस ry या ry माइनस rx, बट एक पैटर्न फिक्स कर देते हैं तो क्या है, मार्जिन ऑफ एरर जनरली कम हो जाता है, ठीक है। तो अब जो आगे बात करनी है हमें, d के बाद अब हमें देखना है नेक्स्ट क्या बच गया, n यानी क्या, तो n यानी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जनरली हमें जो भी ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं, x में 10 हो तो y में कभी 11 नहीं होते, x में 10 तो y में भी ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे, 10 ही होंगे। ओवरऑल दोनों के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमेशा कैसे दिए जाते हैं, सेम। तो ये पहला पढ़ा हुआ पहली फॉर्मूला है हमारी। दूसरा पार्ट, दूसरा एग्जाम्पल जब स्टार्ट करेंगे तब मैं लिखवाऊंगा, आप कनेक्टेड रखना है। तो ये जिस पेज पे लिख रहे हो उसके नीचे ऑलमोस्ट इतनी ही जगह छोड़ देनी है, आधा पेज, और उसको कनेक्ट करो। या तो बेटर यही रहता है कि मत करो कनेक्ट, थियरी में हम बाद में मटेरियल आपको देने ही वाले हैं तो वो सब पार्ट आ ही जाएगा। तो जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे साथ साथ में कंटिन्यू आप करिएगा, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। तो अब हम देखने वाले हैं सम नंबर 22, जिसके अंदर नेचुरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो पेज नंबर 36 के ऊपर है हमारा पहला एग्जाम्पल, जिसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने x एंड y जो है वो रेडीमेड लिख के वेरिएबल दिए। अदरवाइज अगर ना दिया जाए, जैसे कि सम नंबर 17 के अंदर है मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन साइंस, तो उसे हम सपोज करते हैं x एंड y। फिलहाल यहाँ पे x एंड y रेडी है, पहले हम क्वेश्चन को अरेंज कर देते हैं। x एंड y डेटा दिया हुआ है, उसको हम रैंक्स देंगे अकॉर्डिंग टू रैंक कोरिलेशन मेथड। हमें सम करना है पूरा, तो सभी रैंक्स देने वाले हैं। पहले पूरा फॉर्मेटिंग टेबल का रेडी होना चाहिए, जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए वो मैं पूरे पहले लिख देता हूँ, फिर हम रैंक्स देंगे, मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक का पार्ट रहेगा।
तो टोटल सबसे पहले आपको गिन लेना है कि ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, यानी टोटल लास्ट में ओवरऑल रैंक कितने होंगे, वो हमें आइडिया मिलेगा इसी के ऊपर से। सिमिलरली वाई के ऊपर ऑब्जर्वेशन में कोई गड़बड़ ना हो जाए, लिखते वक्त क्वेश्चन में खास ध्यान रखना है। कभी कभी कॉपी करते वक्त एक आध ऑब्जर्वेशन रह जाता है तो वो आपको परेशान कर सकता है। तो खास एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद टैली ज़रूर कर लेना है कि हमारा जो क्वेश्चन है क्या वो अप टू डेट परफेक्टली आया है कि नहीं आया है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप काउंट करते हो तो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 एंड 13। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास n की वैल्यू है 13 और सम हमने पता ही है, मैंने पहली मेथड का सम लिया है, यानी विदाउट रिपीटेशन वाला एग्जाम्पल है ये। ठीक है, यानी रिपीटेशन नहीं होगा, यानी हमारी फॉर्मूला जो है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, कामकाज परफेक्ट करना है। जो लिख रहे हैं वो भी हम परफेक्शन के साथ ही लिखेंगे हमेशा। ठीक है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट R = 1 - 6 सिग्मा d² डिवाइडेड बाय n × n² - 1। n हमारे पास रेडी है। सिग्मा d² के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा d, और d ढूंढने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा रैंक, यानी रैंक इन x, जिसे हम कहने वाले हैं Rx। जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है 12th के बाद जब भी FY में सेमेस्टर 1 में बच्चे आते हैं क्लास के अंदर ऑफलाइन में, तब वो लोग ये ऊपर लिखते ही नहीं है रैंक इन x, सीधा Rx Ry d²। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में एक ही बार आपको सम करके लिखना होता है, तो परफेक्शन के साथ काम करना है। टेबल का फॉर्मेटिंग अप टू डेट होना चाहिए विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो ये होगा Ry, फिर आता है हमारा डिफरेंस जिसे हम कहते हैं d, यानी Rx - Ry, और लास्ट में जो है हमारी लास्ट कॉलम, वो जो है वो कॉलम होती है d² की। इसमें मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि लिखो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, इट इज ओके, मगर इतनी चीजें आपको लिखनी जरूरी रहती है। अब क्या करना है, तो अब हमें रैंक देना है। रैंक के अंदर हम प्रोसीजर वही करने वाले, मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक। सबसे पहले x के लिए रैंकिंग करेंगे। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है 95, वहां पे हम लिखेंगे रैंक नंबर 1। 95 के बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन है जो कि है 88। 88 के बाद थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज 81। 81 के बाद है 80। 80 के बाद है 79। ये वैसे बेसिक सम है, आप ये सम कर चुके हो आगे भी। फिर उसके बाद है 78। 78 के बाद 70 नहीं, ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है, 75 भी हमारे पास है, रैंक नंबर 7। उसके बाद 75 के बाद ऑब्जर्वेशन करते हो तो 70 है, रैंक नंबर 8। 13 ऑब्जर्वेशन है, लास्ट रैंक शुड बी 13। 70 के बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हो, 70 के बाद 60 है, नहीं 65 है यानी 9। 65 के बाद 60 यानी 10। 60 के बाद यहाँ पे मुझे दिख रहा है 50 यानी 11, देन 44 यानी 12 एंड लास्ट में आया 13। सो 42 में होगा 13। ठीक है, तो एक्स की प्रोसीजर खत्म हो चुकी है रैंकिंग की। सिंपल प्रोसेस है, विदाउट रिपीटेशन में वैसे कोई कष्ट होता नहीं है। ऐसे सम कम पूछे जाते हैं मगर अंडर एस्टिमेट नहीं करते, कभी कभी आते भी है ये सम। वाई के अंदर रैंक करना है तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हो वाई में, वो है 150। लकीली उसी जगह पे है। 150 के बाद नेक्स्ट जो रैंक है वो होगा 142। नेक्स्ट उसके बाद 140। 140 के बाद अगर आप ऑब्जर्व करो तो 135 ही है, यानी रैंक नंबर 4। 135 के बाद है 134, दैट इज ऑब्जर्वेशन नंबर 5, रैंक नंबर 5। 134 के बाद अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो वी है 125, यानी ऑब्जर्वेशन में रैंक नंबर 6। 125 के बाद है 120, रैंक नंबर 7। 120 के बाद अगर ऑब्जर्व करते हो तो 115 है, रैंक नंबर 8। 115 के बाद 110, रैंक नंबर 9। उसके बाद है 100 यानी रैंक नंबर 10। 71 है, रैंक नंबर 11। 68 रैंक नंबर 12 एंड 65 रैंक नंबर 13। यानी अगर कहीं पे डाउट लग रहा है अगर आपको पहले, तो पेंसिल से काम करो रैंक का, ऐसा आपको 12th में सिखाया होगा। और प्रोसीजर खत्म हो जाए जब, तब रैंक देख लेने, 13 13 लास्ट रैंक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो एकदम बेसिक एग्जाम्पल है, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं प्रोसेस जो आप पहले करते थे। थोड़ा लिखने का फॉर्मेट बेटर रखना है, टेबल परफेक्ट बनाना है, ऐसा नहीं कि हमने जगह छोड़ दी, बॉक्सेस बाद में बनाओ। ठीक है, सब कुछ कैलकुलेशन में आप तभी जाते हो, पहले पूरा टेबल बनाना है फॉर्मेट, फिर जाके डिफरेंसेस निकालो और सब कुछ। ठीक है, तो
तो ड्राइंग पहले ही करके रखना है, बाद में अगर आप ड्राइंग करने जाओ तो फॉर्मेटिंग दिख जाता है कि अच्छा हुआ नहीं है। अब डिफरेंस निकालना है 7 - 7, Rx - Ry, 13 - 13, 2 - 5 यानी -3, 12 - 12, 1 - 1, 9 - 11, 8 - 8, माइनस हो तो ब्रैकेट करो ताकि माइनस और प्लस में आपको ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस पता चले। दिस इज 0, 10 - 9 यानी 1, 5 - 4 1, 4 - 3 1, 3 - 2 and 11 - 10 वो भी 1 1। आपको पता ही होगा, 10th में आपको बताया भी होगा टीचर्स ने कि सिग्मा डी हमेशा होना चाहिए 0। ये 0 ना है तो समझ जाना है कि आपने या तो कहीं पे रैंक में गड़बड़ की है या तो डिफरेंस के अंदर। आप ऑब्जर्व कर सकते हो 1 2 3 4 5 +5 एंड -3 एंड -2 -5, 5 - 5 क्या होगा 0। यानी कि हमारा जो यहाँ तक का काम है वो अप टू डेट है, परफेक्ट है, कोई एरर है नहीं। 0 अगर चेक नहीं किया और अगर टोटल में गड़बड़ हुई तो पीछे आपकी एरर कंटिन्यू रहेगी। यानी पहला ये फर्स्ट स्टेज है, चेक कर लो डिफरेंस का टोटल 0 होना ही चाहिए। ठीक है, कोई भी मेथड हो, विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन। 0 ना हो तो उल्टे जाओ, चेक करो कहीं पे गड़बड़ जरूर होगी। अब स्क्वायर करना है एंड एज वी नो दैट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्ग हमेशा धन होय छे, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 0 में तो कोई फर्क ही नहीं है। -3 का स्क्वायर, दिस इज 0, 2 स्क्वायर, then 1 1 1 1 1। सो अल्टीमेटली पहला टोटल है बहुत प्यारा सा है, 9 + 4 13 + 5 यानी 18। सो सिग्मा डी स्क्वायर जो है वो हमें मिल रहा है 18। यानी हमारे पास n के साथ सिग्मा डी स्क्वायर रेडी हो चुका है और अब जो है हम तैयार है हमारी फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखने के लिए। ठीक है, तो अब जो है हम वैल्यू रख देते हैं उधर। 1 - 6 × सिग्मा डी स्क्वायर, n यानी 13 स्क्वायर -1। सीधा आंसर नहीं लिखना है, कोई भी जल्दी होती नहीं किसी को भी, कैलकुलेटर यूज करो, प्रॉपर आंसर मिल ही जाता है। ठीक है, सो दिस इज 1 - 108। नीचे एक स्टेप और लिखना है, 13 का स्क्वायर, कैलकुलेटर में चेक करो, 169 - 1 यानी 168 होगा वो। और अगर कैलकुलेट करते हैं तो 168 × 13 होता है 2184। ठीक है, आप कैलकुलेटर में चेक जरूर करिएगा। और जब भी हम ये रेशियो लिखते हैं खास ध्यान रखना है यहाँ पे, पॉइंट जो भी हो 0 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू में 4 डिजिट तक आंसर लिखना है। बुक के अंदर ये रेफरेंस बुक है, 2 डिजिट तक आंसर लिखते हैं वो लोग। तो 108/2180 कैलकुलेटर में अगर आप करते हो तो दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 0.0494। 4 डिजिट यानी पॉइंट के बाद 1 2 3 4। ये जो बुक है, अगेन कह रहा हूं मैं, रेफरेंस बुक है, टेक्स्ट बुक नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर 4 डिजिट तक के आंसर पॉइंट के बाद याद रखे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप 1 माइनस करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0.9506। गड़बड़ वैसे कोई नहीं होती, आंसर तो बुक के अंदर 0.95 ही लिखा है, गलत कभी नहीं होता। मगर 4 डिजिट में लिखते हो तो कभी कभी सपोज 0.925 ऐसा कुछ आंसर है, तो उसमें अगर आप 93 लेते हो तो भी प्रॉब्लम होता है, 92 लो तो भी प्रॉब्लम होता है। अगर 4 डिजिट लिखते हो आंसर की के अंदर, कुछ भी आंसर हो 2 डिजिट 4 डिजिट वाले आंसर में कभी आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यानी याद रखना है खास, 0 पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आंसर लिखो। बुक में एग्जैक्ट उसके जैसे आंसर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, खास कोरिलेशन में हमें 4 डिजिट तक लिखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे। बुक में अंदर क्वेश्चन के अंदर कभी कभी वो लोग लिखते हैं ऑल्सो इंटरप्रिट इट, એટલે કે अर्थघटन जणाओ, अनुअर्थघटन। तो वो इंटरप्रिटेशन लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम समझा चुके हैं, एक लेक्चर में बताया था मैंने। तो अगर आपको यहाँ पे सिंपल है, अगर पॉजिटिव आंसर मिले तो हमें लिखना है पॉजिटिव कोरिलेशन, माइनस साइन हो तो हमें लिखना है नेगेटिव कोरिलेशन, +1 हो तो ही लिखना है परफेक्ट पॉजिटिव, -1 हो तो ही लिखना है परफेक्ट नेगेटिव, 0 हो तो लिखना है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। वैसे +1 -1 वाले सम है नहीं ज्यादातर, 0 वाला एक आध सम जब आएगा तब मैं बताऊंगा। अदरवाइज हमें हर बार क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ पे है पॉजिटिव आंसर, तो सेंटेंस लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, मगर हम शॉर्ट में साइड में जगह हो तो साइड में, नहीं तो नीचे लिख देंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये हमारा पूरा काम हो जाता है। इतनी लेंथ वाला सम हो, 12 13 10 ऑब्जर्वेशन, 10 से 12 तक, तो 7 मार्क्स तक पूछा जा सकता है सम। वैसे विथ रिपीटेशन वाले सम ज्यादातर पूछे जाते हैं, मगर ऐसा सम पूछना है तो छोटे ऑब्जर्वेशन वाला 3 या 4 मार्क्स में भी वो पुराने जमाने में पूछ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ
स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड का, ठीक है। और ऐसा ही एक और सम जो है, छोटा सा प्यारा सा सम यूनिवर्सिटी के पिटारे से, तो वो अभी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, जिसके अंदर कैलकुलेशन करने का हमें मौका मिलेगा। कामकाज के अंदर रेगुलर बेसिस पे आपको वर्क सबमिट करवाना है गूगल क्लासरूम के अंदर। हम बताते रहते हैं, नोटिफिकेशन भी भेज रहे हैं, हम व्हाट्सएप में भी भेज रहे हैं कि रेगुलर काम भेजो, ठीक है। अदरवाइज ऐसा ना हो कि हमें जो रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं उनको रिमूव कर देना पड़े, क्योंकि ध्यान कॉमर्स के अंदर हम स्टूडेंट्स को रेगुलरिटी के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, खास क्योंकि मार्क्स आपके तभी आ पाएंगे जब आप रेगुलर काम करोगे, यानी रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन दैट विल लीड अस टूवर्ड्स सक्सेस, ठीक है। तो सक्सेस के लिए ये काम करना ज़रूरी है। आपको जो भी काम दिया जाए वो प्रॉपरली रेगुलर टाइम पे करते रहो तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो अब हम देखने वाले हैं सम नंबर 18। 18 नंबर का सम है, छोटा सा प्यारा सा, अभी जैसा सम हमने किया आगे वैसा ही सम है, जिसके अंदर अगेन विदाउट रिपीटेशन वाले ज़्यादा सम नहीं है। तो उसके अंदर हमें अगेन ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने 10 ऑब्जर्वेशन है इस सम के अंदर। आप वैसे देख ही सकते हो कि 10 ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिए हुए हैं हमें। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन का जो लिस्ट है वो हम लिख देते हैं, फिर रैंक देने का प्रोसेस है। वैसे तो ये सब आप आराम से कर ही सकते हो, रेगुलर सेशन होता था ऑफलाइन के अंदर, तो ये सब मैं क्लास के अंदर ही बच्चों को गिनने के लिए देता था हर बार। सो अनफॉर्चुनेटली इस बार मुझे करना पड़ेगा, होमवर्क में दूंगा ही, डोंट वरी। सो 10 ऑब्जर्वेशन है। रैंक देने का अगेन तरीका पूरा वही है, विदाउट एनी टेंशन। हमें लिखने का काम वैसे ही करना है, चाहे पहला सम हो, चाहे गुजरात यूनिवर्सिटी के वक्त एग्जाम में आप लिखते हो, हर बार प्रोसेस यही रहती है, रैंक इन एक्स रैंक इन वाई। जो हम पहले सम में कर रहे हैं वही हर सम के अंदर, जितने भी सम हैं हर सम के अंदर मैं यही प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे काम करना है। डिफरेंस निकालते हैं तब डिफरेंस भी लिखेंगे, क्योंकि आपकी इंप्रेशन जो है वो आपके फॉर्मेटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। खाली आर एक्स आर वाई डी स्क्वायर ऐसा नहीं करना है। 12th में कर दिया, चल गया, मार्क्स आ गए, दैट इज ओके। मगर आप कॉलेज के अंदर बीकॉम में सिस्टम प्रॉपर रखेंगे। एन सबसे पहले तो हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। एन में आप ऑब्जर्व कर सकते हो 3, 6, 9, 1, 10 पहले से ऑब्जर्व किया हुआ है हमने। फिर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फॉर्मूला लिखने से पहले भी ऊपर पूरा नाम लिखो, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अप टू डेट सब कुछ वर्क करना है परफेक्टली। आर की फॉर्मूला अगेन वही रहने वाली है, विदाउट रिपीटेशन वाला सम है, ठीक है। और अब जो काम करना है उसके अंदर हमें रैंक्स निकालने हैं। सबसे बड़ा रैंक एक्स के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन है वो है 65, रैंक नंबर 1। उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन होगा 60, रैंक नंबर 2। देन तीसरा ऑब्जर्वेशन है 56, रैंक नंबर 3। उसके बाद जो है 50 है, रैंक नंबर 4। 50 के बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हो 44 है, रैंक नंबर 5। 44 के बाद 42 है, रैंक नंबर 6। 42 के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है, 42 के बाद 36 है, रैंक नंबर 7। 36 के बाद 33 है, रैंक नंबर 8। देन वी हैव रैंक नंबर 9, 20 एंड द लास्ट रैंक यानी 15 दैट इज 10th रैंक, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस है, एकदम इजी है, मैक्सिमम टू मिनिमम हम जाते हैं जैसे अभी किया था। अब y के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज 80। तो 80 को हम देने वाले हैं रैंक नंबर 1। 80 के बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 75, उसे रैंक नंबर 2 देंगे। देन 70 देंगे रैंक नंबर 3। 70 के बाद अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो चौथा ऑब्जर्वेशन होगा 60। 60 के बाद है 58 यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। 58 के बाद अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आता है वो 50 यानी रैंक नंबर 6। 50 के बाद ऑब्जर्व करते हो अगर आप तो आता है 45 यानी रैंक नंबर 7। 45 के बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो 35 आ रहा है यानी 8 नंबर। एंड देन 25 है, 30 है, तो 30 को हम देंगे 9 नंबर और 25 को देंगे रैंक नंबर 10। तो रैंकिंग की प्रोसेस एकदम नॉर्मल ही है, मैक्सिमम से मिनिमम रैंक देना है। और अब निकालना है डिफरेंस डी। 7 - 6 यानी 1, 3 - 8 -5। माइनस में मैं कह रहा हूँ ये टेक्निक यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, माइनस ब्रैकेट में लिखो ताकि कैलकुलेशन में भी आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। 9 - 3
1 minus 10, 6 minus 5, 8 minus 2, 5 minus 5, 4 minus 7, 10 minus 1, 2 minus 9 यानी minus 7। अब दो तरह से कर सकते हो, या तो कैलकुलेटर में सीधा 1 माइनस प्लस माइनस करो, या तो फिर मैं कैसे करता हूँ, पहले पॉजिटिव वालों को प्लस करो। 1 plus 6 7, 7 plus 1 8, 8 plus 6 14, plus 1 15, 15 plus 9 24, प्लस 24 हुआ, माइनस आ जाए 24 तो आंसर 0 होगा, यानी 9 plus 5 14, 14 and 3 17, 17 and 7 24 तो 0। कैसा भी कर सकते हो आप, सिग्मा डी होना चाहिए 0। मॉरल ऑफ द स्टोरी एक ही है, यहाँ पे 0 आ जाए तो हैप्पी एंडिंग हो सकता है पहले स्टेज में। अब स्क्वायर करना है, टेकिंग स्क्वायर। 1 5 का स्क्वायर नेगेटिव है, फिर भी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 36 81 1 36 1 9 81 49। कैलकुलेटर के अंदर ही आपको ये काम करना होता है, तो कष्ट नहीं होता। यूज योर कैलकुलेटर। मैंने यहाँ पे टोटल साइड में रेडी रखे हुए हैं ताकि उतना टाइम बचे, अदरवाइज कैलकुलेटर में आप खास ये चेक कर लेना कि आंसर क्या आता है इसके अंदर। सो सिग्मा डी स्क्वायर रेडी हो चुका है, वो है हमारा 320। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं, काम सिंपल है। 6 इंटू 320 डिवाइडेड बाय n यानी 10, 10 स्क्वायर माइनस 1, सो दिस इज 1 माइनस 6 इंटू 320। 6 इंटू 320 इज 1920। नीचे होगा 10 इंटू 1, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 यानी 99। सो दिस इज 1 माइनस 1920 अपॉन 990। अगर आप डिवाइड करते हो तो 1920 अपॉन 990 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.9393। ठीक है, तो आंसर जो है इसके अंदर हमें माइनस में मिलने वाला है, क्योंकि 1 माइनस करोगे तो आंसर इज माइनस 0.9393। यानी आप नेचुरली ऑब्जर्व कर ही सकते हो कि आंसर के अंदर जो है साइन, वो साइन कैसी आ रही है, माइनस। तो इंटरप्रिटेशन में खाली लिखना है हमें नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, यानी आपको आंसर के लिए कोई कष्ट नहीं है, ज्यादातर में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव ही आएगा। एक आध दो सम है जिसके अंदर 0 आंसर आए, तभी आपको क्या लिखना है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो 22 नंबर का सम हमने किया, और दूसरा हमने सम किया ये 18 नंबर। उसके अलावा एकदम बेसिक सम है, जैसे कि सम नंबर 21, वैसे वो प्रैक्टिस के लिए ही है। होमवर्क के अंदर अगर हम कहें तो 21 नंबर का सम देखो एकदम सिंपल है, उन्होंने रेडीमेड रैंक ही दिए हुए हैं, यानी यहाँ से सम शुरू हो रहा है, RX RY दिया है, आपको D करना है और D स्क्वायर करना है। फिर से रैंक मत देना 21 नंबर के अंदर। ठीक है, सो 21 नंबर में भी रेडीमेड रैंक्स दिए गए हैं। उसके अलावा 16 नंबर वो भी आप ऑब्जर्व कर पाओगे, उसमें भी रैंक्स रेडी है। ठीक है, तो ये दो एक्सरसाइज के सम है जो कि आप घर पे करोगे होमवर्क के अंदर, जिसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, रैंक्स रेडीमेड दिए गए हैं आपको खाली डिफरेंस निकालना है और सिग्मा डी स्क्वायर वाली फॉर्मूला के अंदर रखना है। ठीक है, तो फिलहाल जो है आज के लिए हम इतना होमवर्क के अंदर काम दे रहे हैं। बाकी जो है नेक्स्ट टाइम जब हम वो मेथड करने वाले हैं विथ रिपीटेशन वाली, तब उसके अंदर थोड़ा और फीलिंग अच्छी आएगी। फॉर्मूला में थोड़ा सा परिवर्तन है, अल्टीमेटली आउटपुट तो सेम ही आता है जो रैंक कोरिलेशन मेथड 12th में करते थे वही, मगर लिखने का तरीका थोड़ा सा बीकॉम सेमेस्टर 1 के अंदर फॉर्मूला में अलग है। ठीक है, तो यहाँ तक का काम। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.